यूरोप के प्रमुख नदियों की हम चर्चा कर रहे हैं। यूरोप की जो प्रमुख नदियां हैं उनको देखेंगे। यूरोप की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। यूरोप की प्रमुख नदी में पहला नदी है राइन नदी। राइन नदी की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल है कि यह जो है राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है। राइन नदी कहाँ से निकलेगी? आल्प्स पर्वत की जो श्रेणी है, श्रेणी के जूरा पर्वत से निकलती है। कहाँ से? जूरा पर्वत से निकलती है। यानी राइन नदी आल्प्स पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी का एक श्रृंखला होता है, वहाँ से जूरा पर्वत से निकल कर अब देखिए ब्लैक फॉरेस्ट, कहाँ? ब्लैक फॉरेस्ट और वाजेज ब्लॉक पर्वत के मध्य दो पर्वत हैं। एक पर्वत ये है जो ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में, और एक ये पर्वत है जिसका नाम है क्या नाम है? जिसका नाम है वाजेज ब्लॉक पर्वत, इसी के बीच से होकर बहती है। तो वासेज ब्लॉक पर्वत के मध्य ये भ्रंश से होकर बहती है। किससे होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई कहाँ चल जाती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई ये जो है उत्तरी सागर में, कहाँ? उत्तरी सागर में गिरती है। उत्तरी सागर में गिरती है। और इसके पॉइंट देखें राइन नदी का, तो राइन नदी का कुछ और पॉइंट देखा जाए तो ये पॉइंट जो है कि राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग और फ्रांस जर्मनी की प्राकृतिक सीमा बनाती है। मतलब जो ये नदी है राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है, पहला पॉइंट। और राइन नदी अंतःस्थलीय जलमार्ग का उपयोग करती है, और राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। और जिससे और ये राइन नदी जो है जिससे कोयले के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण इसे कोयला नदी कहा जाता है। देखिए राइन नदी से ही कोयला का माने परिवहन किया जाता है, इधर से उधर ढोआ जाता है, जिसके कारण राइन नदी को ही कोयला नदी भी कहा जाता है। फिर राइन नदी के बारे में कुछ और सवाल देख लें। कुछ और क्या है कि यूरोप की सबसे व्यस्त नदी पूछे तो वह राइन नदी है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह एवं आंतरिक पतन रॉटरडम इसी नदी के मुहाने पर है। यानी यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह आंतरिक पतन रॉटरडम जो है, रॉटरडम नीदरलैंड का, वह इसी यानी राइन नदी के ही मुहाने पर है। कोलोन ये जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, स्टुटगार्ट ये यूरोपीय नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित। अगर सवाल आ जाए कि कोलोन जो नगर है वह किस नदी के किनारे है? राइन नदी किनारे। देखो जर्मनी में तो बह रही है राइन नदी, तो कोलोन जर्मनी का ही नगर है। फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी का ही एक बड़ा शहर है। स्टुटगार्ट जर्मनी का ही शहर है, मगर यूरोपीय नगर भी है। नगर यह राइन नदी के ही किनारे है। अब देखेंगे डेनबू नदी के बारे में। डेनबू नदी के बारे में देखेंगे। जो डेनबू नदी है यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली नदी है। डेनबू नदी जो है डेनबू यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली नदी है, जो मध्य यूरोप क्या है? मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया के उत्तरी भाग से होती हुई काला सागर में जाकर गिर जाती है। किस में जाकर गिर जाती है? काला सागर में जाके गिर जाती है। अब डेनबू नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली नदी है, जो यूरोप के कुछ देश हैं जैसे ऑस्ट्रिया से, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया के उत्तरी भाग से होती हुई
बहती हुई काला सागर में जाकर गिरती है। डेनबू नदी की एक खास बात है। आइए डेनबू नदी के बारे में और देखते हैं। डेनबू नदी, ये नदी जो है खास तौर पर मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। अगर एग्जाम में आ जाए कि मध्य यूरोप से होकर बहने वाली नदी कौन है, डेनबू, जो जर्मनी में, डेनबू नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में स्थित एक कस्बा है। उस कस्बा का नाम है दोनाउ-एसिंग, यही है वो कस्बा, दोनाउ-एसिंगन कस्बे के पास से होकर निकलती है और दक्षिण पूरब दिशा में प्रवाहित होती काला सागर में आकर मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना है, मध्य यूरोप से बहने वाली नदी है डेनबू। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट जो है पर्वत में एक शहर है, कस्बा है जिसका नाम है दोनाउ-एसिंगन। एसिंगन कस्बे के पास से होकर निकलती है, दक्षिण पूरब की ओर दिशा में प्रवाहित होती, काला सागर में जाके मिल जाती है। अब बात करेंगे बोल्गा नदी का। किसका? डेनबू नदी तो हो चुका। अच्छा, अभी एक और इसमें पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि जो बोल्गा नदी है, बोल्गा नदी के बाद यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा नदी है। मतलब यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा नदी तो बोल्गा नदी है। यूरोप का सबसे लंबा नदी बोल्गा है। उसके बाद की बात हो रहा है, यूरोप में बोल्गा नदी के बाद यूरोप का सबसे लंबा नदी कौन है, डेनबू नदी है। और देखिए खास ये बात है कि जो कितने देशों से होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूती है। जैसे ये नदी जर्मनी में तो खुद बहती है, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया से होते हुए बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, कौन नदी, डेनबू नदी, रोमानिया आदि देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नदी छूती है। ठीक है। अब बात करेंगे बोल्गा नदी का। बोल्गा नदी की बात करें तो देखिए बोल्गा नदी के बारे में, यह बलदाई पर्वत से निकलती है। कहाँ से नदी यह निकलती है? बोल्गा नदी बलदाई पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। बोल्गा नदी जो है कौन से पर्वत से निकलती है? देखिए बात को ध्यान रखिए, निकलती है कहाँ से? बलदाई पर्वत से। बोल्गा नदी कहाँ से निकलेगी? बलदाई पर्वत से निकलेगी, कैस्पियन सागर में आके गिर जाएगी। जब कैस्पियन सागर में आके गिरती है, मिलती है, तो उसके मुहाने पर डेल्टा निर्माण करती है बोल्गा नदी। अब ये यूरोप का सबसे लंबी नदी है। यूरोप का सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी। यूरोप का सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है। यूरोपीय रूस का महत्वपूर्ण मार्ग भी है। जो बोल्गा नदी जो है ना, यूरोपीय रूस का ये महत्वपूर्ण मार्ग भी है। ओका और कामा, बोल्गा नदी जो है उसके दो सहायक नदियाँ, एक का नाम है ओका, और एक का नाम है कामा। तो जो बोल्गा नदी है उसकी दो सहायक नदी है, एक तो है कामा, एक ओका है, एक कामा है, और ये बोल्गा की प्रमुख सहायक नदी है। रूस की राजधानी जो मॉस्को है, क्या है? रूस की राजधानी जो मॉस्को है, एक नहर के माध्यम से इस नदी से जुड़ता है। मान लीजिए रूस की राजधानी मॉस्को है और ये नदी जा रही है, तो ये यहाँ से एक नहर गया होगा, तो रूस ये नदी से एक नहर निकला होगा जो मॉस्को तक जाएगी। तो मॉस्को एक नहर के माध्यम से, नहर देखो यहाँ पे है नहर, एक नहर है, और ये रूस की राजधानी मॉस्को तो ही है। तो बोल्गा नदी से जो नहर के माध्यम से मॉस्को जो है इस नदी से जुड़ गया है। बोल्गा नदी के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी, क्या है ये बोल्गा जो नदी है, ये 18वीं शताब्दी, माने बोल्गा नदी विश्व की 18वीं और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। मतलब कहने का मतलब कि बोल्गा नदी जो है यह यूरोप का सबसे लंबी नदी है, लेकिन दुनिया का 18 नंबर पर इसका रैंक है। दुनिया पर
इसका रैंक 18 नंबर पे है और इसकी लंबाई कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है लेकिन दे दिया है, तो देख लीजिए। ओडर नदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ओडर नदी। ओडर नदी के बारे में पढ़ेंगे। ओडर नदी के बारे में, ओडर नदी की कुछ पॉइंट देखेंगे कि क्या पॉइंट हैं। ओडर नदी की कुछ पॉइंट देखें, कुछ खास पॉइंट। तो जो ओडर नदी है यह भी यूरोप की नदी है और ये मध्य यूरोप से बहती है। ओडर नदी कहाँ से बहती है? मध्य यूरोप की नदी है और यूरोप से बहती है। और ओडर नदी की उत्पत्ति यहाँ देखना चेक गणराज्य में हुआ है। मध्य यूरोप से यह भी नदी बहती है, वोल्गा भी बहती है और डेन भी बहती है, लेकिन ओडर नदी भी मध्य यूरोप की नदी है और ये चेक गणराज्य से उसकी उत्पत्ति हुई है। यह नदी जो है विस्चुला नदी के बाद पोलैंड की दूसरी सबसे लंबी नदी। देखिए पोलैंड का यह नदी तो देखिए चेक गणराज्य से निकलेगी लेकिन और भी देशों में तो जाएगी। जब ये पोलैंड में जाती है तो पोलैंड में एक नदी है। पोलैंड की सबसे लंबी नदी कौन है? तो पोलैंड की सबसे नदी है विस्चुला। पोलैंड में सबसे लंबे जो नदी है उसका नाम है विस्चुला। उसके बाद पोलैंड की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है ओडर। पोलैंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है ओडर। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि यह जो ओडर नदी है यह पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है और लास्ट में यह बाल्टिक सागर में जाकर गिर जाती है, बाल्टिक सागर में जाके मिल जाती है। अब पो नदी की चर्चा करेंगे। पो नदी की, पो नदी जो है ये पहले यहाँ देख लीजिए। पो नदी, ये पो नदी है और पो नदी की चर्चा करेंगे तो इटली की ये बहुत इटली की सबसे लंबी नदी है। इटली की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो पो नदी है, पो। और इटली की गंगा किस नदी को कहा जाएगा? तो पो नदी को कहा जाएगा। इटली की सबसे लंबी नदी पो को कहा जाएगा, ठीक। और प्राचीन नगर वेनिस, इटली में एक नगर है जो सबसे पुराना नगर है वेनिस, यह पो नदी के किनारे है। तो 3 पॉइंट पो नदी के बारे। पो इटली की सबसे लंबी नदी है, इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं, इटली के सबसे प्राचीन नगर वेनिस पो नदी के किनारे है। और यह नदी का अपवाह तंत्र, मतलब अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो पो नदी है, पो नदी है यह किन पो नदी कौन कौन से देश से होकर बहती है? तो वेनिस, फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड। देखिए ये तो वेनिस से होकर भी बहेगी, इटली से तो बहेगी, फ्रांस से भी और स्विट्ज़रलैंड से। इन चारों देशों से वेनिस, फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड में फैली हुई है पो नदी। इसकी अपवाह तंत्र इन चारों देशों में फैले हुए हैं। अब बात करेंगे रोन नदी। रोन, यह रोन जो नदी है कहाँ की नदी है? रोन कहाँ की नदी है? रोन तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यह स्विट्ज़रलैंड से निकलती है, तो स्विट्ज़रलैंड की नदी है। स्विट्ज़रलैंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम ही है रोन ग्लेशियर। देखिए इसका रोन नदी नाम कैसे पड़ा? स्विट्ज़रलैंड में एक रोन ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से निकलकर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में एक जिनेवा भी है शहर, जिनेवा झील भी है, वहाँ से प्रवाहित होती हुई फ्रांस के लियोजन नगर। अब देखिए लियोजन नगर कहाँ है? फ्रांस में है। और फ्रांस के लियोजन नगर के समीप जब आती है तो भूमध्य महासागर में स्थित लियोन की खाड़ी है। अब देखिए यहाँ कई तरह से सवाल बनेंगे कि बताओ भाई, सबसे पहले यहाँ तो सवाल बनेगा रो नदी स्विट्ज़रलैंड की नदी है प्रॉपर, और वहाँ के एक रो ग्लेशियर से निकलती है, रो ग्लेशियर से निकलती है और यह जिनेवा झील से होती हुई बहती है। फ्रांस जब पहुँचेगी तो फ्रांस के जो लियोजन नगर होगा उसके पास खाड़ी है, इसमें भूमध्य सागर, भूमध्य तो सागर है मगर सागर में खाड़ी है लियोन सागर, लियोन खाड़ी में जाकर मिल जाती है।
भूमध्य सागर में जो रो नदी है, भूमध्य सागर में मिलने से पहले नदी जो है, माने रो नदी भूमध्य सागर में मिलने से पहले ग्रेट रोन और लिटिल रोन नामक दो धारा में बढ़ जाती है। यानी यह दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक का जो दो पार्ट में बढ़ती है, तो एक का नाम होता है ग्रेट रोन, एक का नाम है लिटिल रोन यानी छोटा। दो धाराओं में बढ़ जाती है। इस घाटी में सर्दियों में मिस्ट्रल नामक ठंडी स्थानीय पवनें चलती है। किन घाटी में? रो नदी जो है उसकी घाटियों में एक ठंडी हवाएं चलती हैं सर्दी के दिनों में। सर्दी के दिन में एक ठंडी हवा चलती है, स्थानीय ठंडी हवा चलती है, उसको बोलते हैं मिस्ट्रल बोलते हैं। और इस यह घाटी शहतूत के बागान के लिए प्रसिद्ध है। मिस्ट्रल नामक ठंडी स्थानीय पवन चलती है, और ये जो घाटी है, ये घाटी में शहतूत के बागान के लिए भी फेमस है। यूरोप की नदियों में एल्ब नदी के बारे में चर्चा करेंगे। एल्ब नदी की चर्चा हो जाए। एल्ब नदी के बारे में अगर हम बात को बताएं, एल्ब नदी, अब देखिए, यह जर्मनी में बहने वाली प्रमुख नदी है। कहाँ? बस जर्मनी। एल्ब नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में बहती है। फिर ये चेक गणराज्य में स्थित कारकोनोज पर्वत से निकलकर देखो, जर्मनी में बहने वाली प्रमुख नदी है, लेकिन यह जो एल्ब नदी है, एल्ब नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? एल्ब नदी जो है यह कहाँ से निकलेगी? एल्ब नदी जो निकलेगी वो चेक गणराज्य से निकलेगी। कहाँ से? चेक गणराज्य से निकलेगी। चेक गणराज्य से निकलती है। एल्ब नदी चेक गणराज्य से निकलती है, लेकिन चेक गणराज्य में एक पर्वत है। पर्वत का नाम है कारकोनोज पर्वत। यहाँ से निकलने के बाद जब जर्मनी देश में जाती है, तो वहाँ भी एक पर्वत है जिसे हम बोलते हैं उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट से बहती हुई उत्तरी सागर में जाकर मिल जाती है। और ये जो है डेड्रेन और मार्गदेर, ये दो देखिए तट, इसी नदी के तट पर दो, और हैम्बर्ग नगर के मुहाने पर स्थित है। देखना, ड्रेसडेन मांगदेबुर्ग इसी के तट पर है, और हैम्बर्ग जो है, हैम्बर्ग नगर इसी के मुहाना पर स्थित है। आइए ड्यूरो नदी की चर्चा करते हैं। ड्यूरो नदी की, जो ड्यूरो नदी है इसके बारे में देखते हैं। मोटा मोटी बात क्या देखते हैं कि यह जो ड्यूरो नदी है, सुनिएगा ध्यान से। ड्यूरो नदी स्पेन के सेंट्रल मसेटा से निकलने वाली नदी है। मानिए कहाँ से निकलती है? कौन है? ड्यूरो नदी स्पेन में एक जगह है, सेंट्रल मसेटा से निकलने वाली नदी है। फिर स्पेन से अब पुर्तगाल में बहते हुई अटलांटिक सागर में देखो, ड्यूरो नदी स्पेन से निकल के पुर्तगाल जाएगी। पुर्तगाल के बाद वह किस सागर में? महासागर में, अटलांटिक सागर में जाकर मिल जाती है, और स्पेन के सेंट्रल मेसेटा से निकलती है। और इसका और बात देखा जाए, जब ये पुर्तगाल का एक नगर है, जिस नगर का नाम यहाँ लिखा हुआ है, नगर का नाम है ओपाट नगर। यानी जो ड्यूरो नदी है वह पुर्तगाल का ओपाट नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है, और इसकी घाटी शहतूत बागान के लिए भी प्रसिद्ध है। ये नदी की जो घाटी है शहतूत बागान के लिए भी फेमस है। विस्चूला नदी के बारे में आइए चर्चा करते हैं। विस्चूला नदी के बारे में चर्चा किया जाए। विस्चूला नदी पोलैंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
पोलैंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है विस्चुला। और दक्षिण पोलैंड में स्थित बरानिया गोरा से निकलकर, मैंने दक्षिण पोलैंड का एक हिस्सा है बरानिया गोरा, यहाँ से यह नदी निकलती है। और निकलने के बाद देखिए दक्षिण पोलैंड से निकलकर ये पोलैंड के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई बाल्टिक सागर में जाके मिल जाती है। और पोलैंड की जो राजधानी है, पोलैंड की राजधानी है वर्षा। वर्षा इसी नदी के तट पर है, विस्चुला नदी के तट पे है पोलैंड की राजधानी वर्षा। सीन नदी देखेंगे, यूरोप के एक और नदी है सीन नदी की चर्चा कर लेते हैं। तो जो सीन नदी है, यह सीन नदी जो है, सीन नदी के बारे में चर्चा किया जाए। सीन नदी के बारे में, फ्रांस की ये महत्वपूर्ण नदी है। सीन नदी किस देश की है? फ्रांस की। और जो दिनोज के समीप, फ्रांस में एक जगह है दिनोज, इसके पास के पठारी भाग से निकलती है और यह कहाँ मिल जाती है? इंग्लिश चैनल में। फिर देखो, ये फ्रांस की नदी है, सीन नदी फ्रांस की फेमस नदी है। और फ्रांस में एक पठारी भाग है दिनोज, वहाँ से निकलती है और इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। खास बात है, फ्रांस का जो एक शहर है पेरिस, फिर फ्रांस का एक शहर है राउन और ली हावरे, ये फ्रांस के फेमस प्रसिद्ध नगर हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध नगर है पेरिस, तो सबको जानता है। अगर एग्जाम में आता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी किनारे है। राउन ये फ्रांस का ही नगर है, प्रसिद्ध नगर है राउन, यह भी सीन नदी किनारे है। और ली हावरे फ्रांस की फेमस नगर है, यह भी सीन नदी के किनारे ही है। बेजन नदी की चर्चा कर लेते हैं। बेजन नदी की चर्चा कर लेते हैं। जो बेजन नदी है, ये जर्मनी में पहला पॉइंट, जर्मनी में बहने वाली नदी है। बेजन कहाँ बहेगी? जर्मनी में बहने वाली नदी है। यह गिरती कहाँ है? तो दूसरा पॉइंट है, बेजन नदी उत्तरी सागर में गिरती है। बेजन नदी कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर में। जर्मनी का एक प्रमुख फेमस शहर है, जो शहर जो है जिसका नाम है ब्रेमन, जर्मनी का प्रसिद्ध नगर ब्रेमन जो है, यह बेजन नदी के ही तट पर स्थित है। जर्मनी का प्रसिद्ध नगर ब्रेमन किस नदी के तट पर अवस्थित है? सवाल बन सकता है। ऑप्शन में रहेगा बेजन, यूराल, कुछ भी रह सकता है। यूराल को आइए चर्चा करते हैं। जो यूराल नदी है, यह सबसे पहले रूस में और दूसरा कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है। यूराल नदी खासकर रूस और कजाकिस्तान में ही इनकी सीमा भी बनाती है। यूराल नदी का उद्गम जो है यूराल पर्वत से होता है। यूराल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यूराल पर्वत से होता है। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान के बीच प्रवाहित होती है। और एशिया और यूरोप, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, एशिया और यूरोप के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सीमा का देखो, यूराल नदी सीमा बनाएगी एशिया और यूरोप। यूराल नदी कहाँ से निकलेगी? यूराल पर्वत से। यूराल नदी किन देशों में प्रवाहित होती है? तो रूस और कजाकिस्तान। यूराल जो नदी है वो एशिया यूरोप के सीमा निर्धारण करती है। तो हो गया, यूराल नदी यूरोप का तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यूराल नदी यूरोप का तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और यह कहाँ जाकर गिरती है? कैस्पियन सागर में, इसका मुहाना है कैस्पियन सागर में। एस्प्री नदी की चर्चा ये कर लेते हैं। एस्प्री नदी की चर्चा करते हैं। यह जर्मनी में बहती है। एस्प्री नदी कहाँ बहेगी? जर्मनी। एल्बे एस्प्री नदी, एल्बे की सहायक नदी, देखो एल्बे नदी जो है उसका सहायक नदी है एस्प्री नदी। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है।
बर्लिन जिस नदी के तट के किनारे है वह एस्प्री नदी है। तो एग्जाम में आ जाए कि बर्लिन किस नदी किनारे है, जर्मनी के राजधानी बर्लिन किस नदी के तट पर अवस्थित है, एस्प्री नदी के तट पर। क्या एस्प्री नदी के तट पर है। लायर नदी की चर्चा कर लेते हैं। लायर नदी की चर्चा कर लेते हैं। लायर नदी की अगर चर्चा करें, लायर नदी की, यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। पहली पॉइंट, फ्रांस की सबसे लंबी नदी लायर नदी है। जो लायर नदी है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। पहला बात, फ्रांस का एक शहर है, उसका नाम है नाटेस। इसी लायर नदी के ही तट पर अवस्थित है, जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का एक शहर है नाटेस, यह कागज उद्योग के लिए फेमस है। एक तो और जीके मिल गया कि कागज उद्योग के लिए फेमस प्रसिद्ध नगर विश्व में कौन है, माने यहाँ कागज उद्योग फेमस है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नाटेस। फ्रांस का एक शहर है नाटेस, कागज फेमस है। पूरा एक सवाल इस तरह आएगा, फ्रांस का एक शहर नाटेस जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कागज उद्योग के लिए। यह किस नदी किनारे है, लायर नदी किनारे है। इसकी लायर नदी की जो मुहाना है ना, बिस्केक की खाड़ी यानी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, यानी बिस्केक की खाड़ी जाकर। एब्रो नदी की चर्चा कर लेते हैं। एब्रो नदी की चर्चा कर लिया जाए। एब्रो नदी की चर्चा, एब्रो नदी जो है ये स्पेन में बहती है। एब्रो नदी कहाँ बहती है, स्पेन की नदी है। एब्रो स्पेन में प्रवाहित होती है। यह निकलती कहाँ से है एब्रो नदी, तो कैटेब्रियर, कहाँ है, कैटेब्रियन पर्वत है स्पेन में। यह नदी का उद्गम कैटेब्रियन पर्वत से होता है। एब्रो नदी का उद्गम कैटेब्रियन पर्वत से होता है और ये भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। टागस नदी की चर्चा कर ले। टागस नदी कहाँ से निकलती है, सियरा डी अल्ब्रेसिन पर्वत श्रेणी स्पेन में है। सियरा डी अल्ब्रेसिन पर्वत श्रेणी स्पेन में है। कहाँ है, स्पेन में है। सियरा डी अल्ब्रेसिन पर्वत श्रेणी स्पेन में है, वहीं से टागस नदी निकलती है। यह नदी दो देशों में बहती है। टागस जो नदी है वह स्पेन और पुर्तगाल में प्रवाहित होती है, टागस नदी। उसके बाद टागस नदी में कुछ पॉइंट हैं। टागस नदी आइबेरिया प्रायद्वीप की माने जो आइबेरियन प्रायद्वीप है इसकी सबसे लंबी नदियों में से एक है। यानी टागस नदी आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर लिस्बन शहर है। पुर्तगाल के लिस्बन शहर जो है ना, लिस्बन शहर राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, जो टागस नदी पर ही अवस्थित है। स्पेन और पुर्तगाल के बीच सीमा का भी निर्धारण करती है। स्पेन और पुर्तगाल में तो बहती है टागस नदी, लेकिन सीमा भी बनाती है। पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन, वह भी टागस नदी के ही किनारे है। आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है टागस नदी ही है। गैरोनी नदी, आइए गैरोनी नदी के बारे में देखते हैं। गैरोनी नदी, यह जहाँ से निकलती है उसका नाम है पेरेनिज पर्वत। गैरोनी नदी कहाँ से निकलेगी, गैरोनी
पहला इसका उद्गम देखते हैं तो पेरेनिज पर्वत से निकलेगी। दूसरा बात की वायु उद्योग, दो शहर हैं, एक टूलूज शहर है। टूलूज शहर वायुयान उद्योग के लिए फेमस है, और बॉडी ऑक्स है शराब उद्योग के लिए फेमस है। तो ये दोनों ही शहर गैरोनी नदी के तट पर है। गैरोनी नदी के तट पर एक शहर है टूलूज जो वायु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और बॉडी ऑक्स शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी जो है फ्रांस और स्पेन में बहती है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन में बहती है। ग्वादकिविल, 2 पॉइंट इसके बारे में देखें। ग्वादलकिवीवर, ये नदी जो है ग्वादलकिवीवर नदी जो है स्पेन की नदी है। कहाँ की है? ये नदी शायद ज़्यादातर सवाल आएगा कि ग्वादलकिवीवर नदी किस देश की है? स्पेन की नदी है। ये स्पेन में एक रेंज है, पर्वत है, जहाँ से निकलती है कैजोरला से रेंज से निकलती है। टाइबर नदी के बारे में आइए देख लेते हैं। टाइबर नदी के बारे में 3 पॉइंट दिया हुआ है, आइए देखते हैं 3 पॉइंट क्या है। पहले तो यह इटली में प्रवाहित होती है। यह नदी जहाँ से निकलती है उस माउंट का नाम है फूमेलो माउंट। टाइबर नदी कहाँ से निकलेगी? फूमेलो माउंट से। विश्व की सबसे छोटी सिटी वेटिकन सिटी और इटली की राजधानी रोम इसी नदी के तट पर, टाइबर नदी के तट पर अवस्थित है। टाइबर नदी बहुत इम्पोर्टेंट। टाइबर नदी जो है माउंट फूमेओलो से निकलती है। टाइबर नदी जो है विश्व की सबसे प्रसिद्ध विश्व की सबसे छोटी वेटिकन सिटी जो है ना, वह भी टाइबर नदी के ही तट पर है, और इटली की राजधानी रोम वो भी टाइबर नदी के ही तट पर है। टेम्स नदी की चर्चा कर लेते हैं। टेम्स नदी जो है ब्रिटेन का दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है? टेम्स जो है ब्रिटेन का दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इंग्लैंड की राजधानी लंदन और ऑक्सफोर्ड रीडिंग शहर जो है, अगर सवाल आ जाए ऑक्सफोर्ड एवं रीडिंग शहर जो है टेम्स नदी किनारे है। लंदन टेम्स नदी किनारे है, ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और टेम्स नदी के जो मुहाना है उत्तरी सागर में अवस्थित है। टेम्स नदी किस सागर में जाकर गिरती है? उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। डॉन नदी की चर्चा कर लेते हैं। डॉन रिवर जो है देखते हैं। डॉन रिवर रूस में प्रवाहित होती है। डॉन रिवर कहाँ प्रवाहित होती है? रूस में। डॉन रिवर का उद्गम, डॉन रिवर रूस में प्रवाहित होती है। डॉन रिवर का जहाँ से निकलती है उसका नाम है तुला ओब्लास्ट। डॉन रिवर यहीं से निकलती है, तुला ओब्लास्ट से। रूस का जो रोस्टोव है नगर जो है ना, रूस में एक शहर है, नगर है, जिसका नाम है रोस्टोव। यह नगर इसी नदी के तट पर बसा है, डॉन नदी के। रोस्टोव जो है डॉन नदी के ही किनारे है। डॉन नदी जो है ये जाके अजो सागर में गिर जाती है। नीपर जो नदी है वह प्रवाहित होती है रूस, बेलारूस और यूक्रेन। क्वेश्चन पूछा भी था कि यूक्रेन किस नदी के किनारे है? नीपर नदी किनारे। यूक्रेन की राजधानी कीव। और बेलारूस और रूस तीनों देशों से होकर प्रवाहित होती है।
यह निकलती है वल्दाई की पहाड़ी। अब वल्दाई की पहाड़ी जो है रूस में है, वहाँ से ये निकलती है। और यूक्रेन में सबसे ज़्यादा बहती है, इसलिए यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। तो हमने देखा यूरोप की जो मेजर नदियाँ हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। फिर आगे मिलेंगे एशिया या अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियों के साथ।